हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका मेन टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो है सरफेस टेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। देखो, कोई एक लिक्विड, मान लो ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, या फिर आपने जो केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो उसमें आप ब्यूरेट यूज करते हो। ठीक है, ब्यूरेट में आप कहा तो भी लिक्विड भर लेते हो, ठीक है, किसी हाइट तक। ठीक है, मान लो इस ब्यूरेट में हम लिक्विड भर रहे हैं ऐसा, ठीक है, यहां तक हमने लिक्विड भर लिया। चलो मान लो यहां तक भर लिया। तो ब्यूरेट में आप जब ये लिक्विड का शेप देखते हो, सिर्फ किसका, सरफेस, तो आपको ये सरफेस जो है ऐसा प्लेन नहीं मिलता है। कभी भी आप ठीक से जब ऑब्जर्व करोगे तो ये सरफेस आपको प्लेन नहीं मिलेगा। ब्यूरेट में जब आप लिक्विड भरते हो कोई, तो उसका जो सरफेस है वो आपको कभी कभी ऐसा दिखता है। ये जो होता है ये क्या हो जाता है, थोड़ा कर्व हो जाता है, ऐसा हो जाता है, प्लेन नहीं रहता है। कैसा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी सॉलिड कंटेनर में कोई लिक्विड भरते हैं, तो उस लिक्विड का सरफेस जो होता है वो प्लेन नहीं होता। ठीक है, तो प्लेन ना होके कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। और कभी कभी अगर दूसरा लिक्विड भरा, सेम लिक्विड के लिए वैसा नहीं होगा। अगर मान लो ये वाटर है, ठीक है, वाटर की जगह पे मैंने दूसरा ब्यूरेट लिया, ठीक है, और दूसरे ब्यूरेट में मैंने भर दिया मर्क्यूरी को। ये लाल लाल मर्क्यूरी होगा, किधर है, दूसरे ब्यूरेट में मैंने भरा मर्क्यूरी, मान लो। तो चलो मैं इसमें मर्क्यूरी भर रहा हूं, ठीक है, चलो मर्क्यूरी मैंने भरा यहां तक। तो ये मर्क्यूरी का जो अपर सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस कभी भी आपको प्लेन नहीं मिलेगा। मर्क्यूरी का फ्री सरफेस आपको ऐसा दिखेगा, मर्क्यूरी का फ्री सरफेस आपको ऐसा दिखेगा। इतना ऊपर नहीं आया रहेगा, बहुत ही कम आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको ऐसा दिखेगा। जो वाटर है, वाटर का फ्री सरफेस आपको ऐसा दिखता है, और मर्क्यूरी का फ्री सरफेस आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, इस सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव और इस सरफेस को बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये जो ऐसे सरफेसेस होते हैं, इनके लिए दूसरा नाम है, इन सरफेसेस को बोला जाता है मिनिस्कस। इन सरफेसेस को बोला जाता है मिनिस्कस। तो कभी कभी ब्यूरेट में आपका एक पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए, अभी यहाँ पे सॉलिड कौन है, ग्लास की ट्यूब है, तो ग्लास क्या हो गया, सॉलिड। तो सॉलिड और ग्लास और वाटर के लिए, ग्लास की कंटेनर में या ब्यूरेट में जब भी आप वाटर भरोगे तो उसका मिनिस्कस कैसा आएगा, कॉनकेव आएगा। वाटर को निकाल दो, ब्यूरेट साफ करो, उसमें मर्क्यूरी भरो, ठीक है, तो मर्क्यूरी जब आप भरोगे तो आपका जो मिनिस्कस आएगा वो कैसा आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। ठीक है, ये ग्लास की। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी मिनिस्कस किसी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड के लिए कॉनकेव होता है, और किसी किसी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड के कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा जो मेन टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्कस और एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट आप समझ लो, जो आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट आप यूज करने वाले हो उसको, हर एक एंगल ऑफ कांटेक्ट के क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल्स में। वो कंसेप्ट में बताता हूं, लिखता हूं, फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, द रिजल्टेंट या फिर उसको दूसरा नाम क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज नॉर्मल टू द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग समझ लो। किसके लिए, ये है फॉर इक्विलिब्रियम, ये मेन है, फॉर इक्विलिब्रियम। ये लाइन अगर आपको समझ गई तो एंगल ऑफ कांसेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
देखो लाइन क्या बोलती है, फॉर एनी फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, फॉर एनी फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस, उस लिक्विड के जो फ्री सरफेस है उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होने वाला है, उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होने वाला है वो रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, उस फ्री सरफेस को नॉर्मल होगा। उस फ्री सरफेस को नॉर्मल मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उस नेट फोर्स की या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी इसको आपको कैसे समझाए, मान लो एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में आपने पानी लेके रखा है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास में आपने पानी लेके रखा है। इस ग्लास को आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया। मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा है। मैं क्या करूंगा, इस ग्लास को जोर से ऐसा धक्का दूंगा, या मेरे हाथ में है ऐसा करूंगा। ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब मैं ग्लास को ऐसा करता हूं तो इसके अंदर का पानी ऐसा सीधा नहीं रहेगा, ठीक है, पानी ऐसा या ऐसा कोई एक दिशा में क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक से फिर से ग्लास में वाटर है, स्टेडी वाटर है, स्टील वाटर है, कुछ हिल नहीं रहा है, लेकिन जब मैं ग्लास को ऐसा हिला दूंगा इधर के साइड तो वाटर जो है ग्लास के अंदर का ऐसा हो जाएगा। वाटर जो है ग्लास के अंदर का वो हो जाता है अगर मैं ग्लास को इधर लेके जाऊं, ठीक है। तो ये जो सरफेस आपको पहले प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये बाद में आपको ग्लास में ही कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं अभी। देखो क्या होता है, जब आप इस ग्लास को एक्सेलरेशन से आगे लेके जाते हो, ये आगे, ठीक है, तो ये ग्लास कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है, तो ये ग्लास जो है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है, ठीक है। इस सरफेस पे क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल पे अभी कौन से फोर्स लगते हैं, देखो ये ग्लास में जो अंदर का लिक्विड है, ठीक है, या इस सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर के, वो मॉलिक्यूल्स अभी आ जाएंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर उनका एक्सेलरेशन इधर है तो उन पे लगने वाला अभी कौन सा फोर्स लगेगा, उन पे सूडो फोर्स, ठीक है। जब भी कोई न्यूटन का रूल बोलता है सेकंड लॉ कि जब एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स है या जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा तो उस पर सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, और दूसरा इन मॉलिक्यूल्स पे उनके मास की वजह से लगने वाला फोर्स कौन सा हो गया, ये हो गया mg डाउनवर्ड। अभी स्केलर वेक्टर लगाओ इन दोनों फोर्सेस का, ये हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, इनका रिजल्टेंट निकालो, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ये हो गया आपका नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जब ऐसा होता है और हमें दिखता है हमारी आंखों से, जब हमारा ग्लास ऐसा जाता है तो पानी ऐसा हो जाता है, पानी ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये सरफेस जो पहले प्लेन था खड़ा हुआ वो ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स जो ऐसा है अभी इसको क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट की, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आप ध्यान में रखो, ये सिर्फ ऐसा लिख के दिया है आपको बुक में कि जो आपका रिजल्टेंट या नेट फोर्स होता है जो सरफेस पे लगेगा, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लगेगा, वो रिजल्टेंट फोर्स इस फ्री सरफेस को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। पहले वाटर ऐसा था, फोर्स लगने के बाद नहीं हुआ। जब तक ये एक्सेलरेशन से ऐसा ऐसा चलता रहेगा, जब तक ये ग्लास एक्सेलरेशन से ऐसा ऐसा चलता रहेगा, तब तक इस वाटर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस वाटर का शेप ऐसा ही रहेगा। जिस पॉइंट पे ग्लास रुक जाएगा, चलना थम जाएगा, तो उसके बाद में वापस उसका सरफेस ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब उसको मोशन में इक्विलिब्रियम में होना है तो उसके फ्री सरफेस को ये नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमें यूज करना है आगे किसके लिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए। तो चलिए अभी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट डिटेल में पढ़ते हैं। चलो तो चलिए दोस्तों, पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आगे हम एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री कब होगा, 0 कब होगा, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे,
और इस डेफिनेशन में जितने भी वर्ड्स है वो एज इट इज आपको लिखना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन कैसी बनेगी, द एंगल या फिर व्हेन अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विथ द सॉलिड, ठीक है, जब लिक्विड किसके साथ में कांटेक्ट में आएगा, सॉलिड के साथ में, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब टच होना, ठीक है, तो लिक्विड किससे टच होगा, सॉलिड से टच होगा। व्हेन अ लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, तभी द एंगल बिटवीन क्या है, एंगल है तो एंगल होगा, उसके लिए दो लगते हैं रेस, एक ए रे होता है दूसरा ए होता है, इन दोनों रेस के बीच में क्या होता है, एंगल, द एंगल बिटवीन। अभी पहला रे कौन सा है, तो अभी पहला रे है द टेंजेंट drawn to the free surface of the liquid, टेंजेंट्स बोलता हूं, दोनों रे क्या होंगे, दोनों रेस क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे, एक किसी को टेंजेंट होगी एक दूसरे किसी को टेंजेंट होगी, ठीक है। तो पहली टेंजेंट क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, पहली टेंजेंट है जो हम ड्रॉ करेंगे लिक्विड के फ्री सरफेस को, ठीक है, और एंड दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सरफेस ऑफ द सॉलिड को। अभी कहां से, दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है, दोनों टेंजेंट किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे ये सॉलिड सरफेस है इधर का, ठीक है, और इसको ये लिक्विड टच हो रहा है, इस पॉइंट पे उन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है लिक्विड सरफेस का, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक टेंजेंट इस लिक्विड के फ्री सरफेस को होगी और दूसरी टेंजेंट होंगी इस सॉलिड के सरफेस को, ठीक है। और देखो ये जो एंगल मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसा मेजर होगा या दूसरा तरीका है ऐसा मेजर होगा, करेक्ट है, दोनों तरीके से मेजर करते हैं, क्लास 11 का पहला ही चैप्टर है हमारा, ठीक है, दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे सरफेस टेंशन में, तो एंगल कैसे मेजर करना है, तो उसको मेजर करना है मेजर्ड विद इन द लिक्विड is called एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलो फिर से, जब कोई लिक्विड सॉलिड के साथ में कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तब क्या करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बनाने के लिए दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे। पहली टेंजेंट होगी ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और दूसरी टेंजेंट होगी टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड है, इसका ये वाला सरफेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और कहां से, इस पॉइंट से ड्रॉ होंगे, ठीक है, एक फ्री सरफेस को ऐसी होंगी और एक इसको ऐसी होंगी, कहां से ड्रॉ करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जब एंगल मेजर करेंगे तो एंगल कैसे मेजर करेंगे, ऐसे या ऐसे, तो ऐसे मेजर करेंगे, क्या, मेजर्ड विद इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अभी हम एक एक एग्जांपल लेंगे, और कभी कभी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कभी कभी एक्यूट होगा, कभी कभी ऑब्ट्यूस होगा, कभी कभी 0 आएगा, कभी कभी 90 आ सकता है। तो चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझ लेते हैं। तो चलिए, पहला है ग्लास केरोसिन, ग्लास हो गया सॉलिड और केरोसिन हो गया लिक्विड, ठीक है। अभी केरोसिन की बात मानो, क्या है, मान लो एक ग्लास सरफेस है, ठीक है, ग्लास का है ये, इस पे जब आप केरोसिन डालोगे, ठीक है, और इसको ऐसा टेढ़ा कर दोगे, केरोसिन निकल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा केरोसिन नहीं निकलेगा। वो केरोसिन क्या करेगा, इस ग्लास को थोड़ा सा गीला कर देगा, मतलब इस ग्लास पैड को क्या करेगा, वो थोड़ा सा वेट कर देगा, ठीक है, या फिर केरोसिन की आप थोड़ी सी बूंद डाल दो, वो बूंद क्या होगी, इस ग्लास सरफेस पे थोड़ी फैलने का प्रयास करेगी, ठीक है। चलिए ये प्रैक्टिकल है, तो क्या होता है, केरोसिन क्या करता है, लिक्विड जो है, केरोसिन जो लिक्विड है, इट वेट्स द सॉलिड, वो कैसे, पार्शियली, मतलब ठीक से वेट नहीं कर पाती, लेकिन थोड़ी बहुत
वेट थोड़ा बहुत गीला उस पैड को करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो क्या होगा इसमें। मान लो ये कोई सॉलिड का सरफेस है, ठीक है, बहुत बड़ा। इसके कांटेक्ट में मैं अभी लेता हूं केरोसिन को, तो चलो ये है केरोसिन हमारा, इस केरोसिन को भर देता हूं। इस केरोसिन को मैंने भर दिया, ठीक है। अगर एक टेस्ट ट्यूब है या ब्यूरेट है तो उधर भी एक आएगा वॉल, लेकिन इधर का वॉल हम ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइड का, तो दूसरी साइड में वही होगा। देखो यहां पे ऊपर है एयर, ये है लिक्विड जो है केरोसिन, और ये है सॉलिड, ठीक है। अभी क्या है, सरफेस टेंशन का पॉइंट है, तो सरफेस को पढ़ेंगे सिर्फ। ये रहा हमारा सरफेस। इस सरफेस का ए जो मॉलिक्यूल है उसको नाम दे देते हैं ए, उसको हम नाम दे देते हैं ए। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इस ए पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसमें जो मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो में, वो मॉलिक्यूलर थ्योरी बहुत ज्यादा काम में आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने के लिए। अब ये केरोसिन कैसा है, द केरोसिन क्या करता है, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, ठीक है। और केरोसिन का और क्या बोल सकते हैं, कभी कभी आएगा आपको पार्शियली वेट्स द सॉलिड, और कभी कभी आएगा केरोसिन स्प्रेड्स ऑन द सॉलिड, सॉलिड पे फैल जाता है। या थर्ड, केरोसिन लाइक्स द सॉलिड, केरोसिन को सॉलिड अच्छा लगता है, ठीक है, वो चिपकना चाहता है सॉलिड के साथ में, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स अलग अलग बुक में आपको यूज करे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्सेस हमने दो तरीके से पढ़े हैं। पहला होता है एडहेसिव फोर्स और दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, और कोहेसिव होता है फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस। तो ये जो मैंने ए मॉलिक्यूल लिया है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके कांटेक्ट में, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो किसके कांटेक्ट में है, सॉलिड के कांटेक्ट में। तो अभी हमको क्या करना है, ए पे लगने वाले फोर्सेस निकालना है। फोर्सेस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा उसका स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस ए मॉलिक्यूल के इधर का सॉलिड का मॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि इस मॉलिक्यूल पे कितने अलग अलग तरह के फोर्स लगेंगे और कहां कहां से लगेंगे। तो ये स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस हमें वही बता देता है कि इस ए मॉलिक्यूल पे इधर का मॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो इसके लिए कितना फोर्सेस कहां से लगने वाला है वो डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे एयर है जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मॉलिक्यूल का नंबर कम है तो उनका जो फोर्स लगेगा ए पे वो भी कैसा होगा, निग्लिजिबल होगा। तो एयर का जो फोर्स है वो हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो ग्रेविटी का फोर्स है ए मॉलिक्यूल पे लगने वाला, ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का कुछ ना मास होगा छोटा सा, उस मास की वजह से उस पर ग्रेविटी लग जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स भी हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ दो ही फोर्स पड़ेंगे, एक होगा कोहेसिव फोर्स, दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अभी देखो केरोसिन का नेचर क्या है, वो वेट करता है सॉलिड को, मतलब केरोसिन सॉलिड पे चिपक सकता है, ठीक है, सॉलिड पे रह सकता है। तो ऐसा जब लिक्विड होता है उस केस में क्या होता है, जो केरोसिन का मॉलिक्यूल और सॉलिड का जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, ये केरोसिन पे, ये नीचे की केरोसिन के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उनके फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। लेकिन इस केस में जो लिक्विड सॉलिड पे फैलता है, जो लिक्विड सॉलिड के टच में रहना चाहता है, उस केस में क्या होता है, जो एडहेसिव फोर्स होता है वो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स मतलब क्या, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड के मॉलिक्यूल पे लगाया हुआ फोर्स, और कोहेसिव मतलब क्या, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने ही इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे लगाया हुआ फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और कोहेसिव मतलब फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाटर है इसके अंदर, तो वाटर ने लगाया हुआ फोर्स कोहेसिव फोर्स है,
और इसके अंदर सॉलिड है पूरा। और देखो मॉलिक्यूल की जो नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है यहाँ पे, करेक्ट है। तो ये एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आपको किस में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा। रिजल्टेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, सॉलिड में मिलेगा। तो जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आया, अभी इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अभी हमने जस्ट पढ़ा ये रिजल्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए, नेट फोर्स कैसा होना चाहिए। नेट फोर्स अगर ऐसा आता है तो लिक्विड अपने खुद के इक्विलिब्रियम के लिए, लिक्विड अपने खुद के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करती है, खुद का सरफेस ऐसा एडजस्ट करती है, खुद का सरफेस ऐसा एडजस्ट करती है ताकि उस सरफेस को ये जो नेट फोर्स है या फिर रिजल्टेंट फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाए, वो फोर्स हो जाए परपेंडिकुलर। अब ये फोर्स परपेंडिकुलर थोड़ी ना है, अब ये फोर्स परपेंडिकुलर है नहीं। तो इस फोर्स को परपेंडिकुलर करने के लिए ये लिक्विड का सरफेस उसको कैसे मॉडिफाई कर देगा। देखो ये फोर्स ऐसा है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बनना है तो सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये ए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ए मॉलिक्यूल, अभी देखो मैं यहीं पे करता हूं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहां से ऐसा ऊपर चला जाता है, ये ऐसा ऊपर नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, और सरफेस जो कांटेक्ट में है सॉलिड के पास में वो सरफेस ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ऐसा, और बाकी ये सेम रहेगा, और दूसरे साइड भी ऐसा ही होगा। दूसरी साइड का हम नहीं पढ़ेंगे। तो अभी देखो ये लिक्विड क्या हो गया, इसको ठीक से ड्रॉ कर दो फिर मैं। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस ऐसा हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऊपर हट जाएगा, ठीक है, उधर के साइड भी वैसा ही होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे दूसरा सरफेस ले लो सॉलिड का। तो देखो मिनिस्कस कैसा बन गया, मिनिस्कस ऐसा बन गया। मिनिस्कस कैसा बन गया, मिनिस्कस ऐसा बन गया। ऐसा मिनिस्कस को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। तो अब ये कॉनकेव मिनिस्कस बन गया। हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इन दोनों के कांटेक्ट का अभी एंगल निकालो। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, व्हेन द सॉलिड और सॉलिड लिक्विड बोथ कम इनटू कांटेक्ट, क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, पूरे को टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे लेकिन। एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड, एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड कहां से ड्रॉ करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पहली टेंजेंट किसको ड्रॉ होगी, तो पहली टेंजेंट ड्रॉ होगी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये है आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलो उसको टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दी, करेक्ट है। यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को मैंने क्या किया, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और दूसरी टेंजेंट क्या है, सरफेस ऑफ द सॉलिड। इस पॉइंट से सॉलिड सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। और मेजर्ड विद इन द लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर मेजर करो, ये आ गया थीटा। इसी थीटा को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो अभी इससे हमको क्या समझ में आता है, जब कोई हम ऐसा लिक्विड लेते हैं कि जो लिक्विड क्या करता है, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, या फिर सिर्फ पार्शियली भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाएगी। ऐसा लिक्विड जो क्या करता है, सॉलिड को वेट करता है, या सॉलिड पे फैलता है, सॉलिड पे चिपकने का प्रयास करता है। ऐसा लिक्विड जब हम सॉलिड के कांटेक्ट में लाएंगे तब हमको मिनिस्कस कैसा मिलेगा। अगर हमने इसको सॉलिड की ट्यूब में भर दिया तो हमें मिनिस्कस कैसा मिलेगा, हमें मिनिस्कस मिलेगा कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसमें एडहेसिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा। तीसरी केस क्या होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें क्या मिलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें एक्यूट मिलेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें क्या मिलेगा, एक्यूट मिलेगा, ठीक है। अभी हम सिमिलर थ्योरी पढ़ेंगे, किसके लिए, अभी हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा, ठीक है। अभी हम ऑब्ट्यूस के लिए केस पढ़ते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। चलो दोस्तों अभी दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या करना किया है हमने, ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड है, इधर ऊपर क्या होगा, एयर होगा। चलो सॉलिड कौन सा है, ग्लास है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या है, केरोसिन की जगह पे मर्क्यूरी, केरोसिन की जगह पे लिया हमने मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी क्या है, ये है डज नॉट वेट
द सॉलिड। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने मर्क्यूरी देखा होगा, आप क्या करना, मर्क्यूरी की छोटी सी बॉटल आती है, वो मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, लेकिन मान लो आपने ली और मर्क्यूरी की एक बूंद इस ग्लास के सरफेस पे डाल दी। आप जैसे ही ग्लास के सरफेस पे मर्क्यूरी की बूंद डालोगे, वो मर्क्यूरी की बूंद या फिर मर्क्यूरी का एक भी मॉलिक्यूल, मर्क्यूरी का एक भी मॉलिक्यूल इस पे ग्लास के सरफेस पे चिपकेगा नहीं, ठीक है। आपने अगर इस पैर को हॉरिजॉन्टली पकड़ा है तो ठीक है, आप जरा भी इसको ऐसा टिल्ट कर दोगे तो वो जो मर्क्यूरी का ड्रॉप है वो आराम से स्लाइड होकर नीचे चला जाएगा, और जब आप पैर पे देखोगे तो मर्क्यूरी का एक भी मॉलिक्यूल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसा केरोसिन के लिए नहीं होता था, केरोसिन की 2 बूंद आप डाल दो, ऐसा कर दो, थोड़ा सा जो केरोसिन होता है वो आपको पैर पे लगा हुआ मिलेगा। मतलब केरोसिन क्या है, थोड़ा बहुत पैर को क्या करता है, सॉलिड को वेट करता है, लेकिन मर्क्यूरी का वैसा नहीं होता। मर्क्यूरी सॉलिड को बिल्कुल भी वेट नहीं करता, मर्क्यूरी सॉलिड पे बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। तो मर्क्यूरी का नेचर क्या है, इट डज नॉट वेट द सॉलिड। तो इस टाइप का अगर हम लिक्विड लेंगे सॉलिड के कांटेक्ट में तब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मर्क्यूरी के जो आपस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका फोर्स आपस का जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी लिक्विड फैलेगा कब, दूर दूर कब जाएगा, जब उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। और कभी कभी लिक्विड जब फैलना बंद हो जाता है, फैलेगा कब नहीं, जब वो लिक्विड एक दूसरे को ऐसा टच हो। मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी के अंदर का कोहेसिव जो फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होगा, अडेसिव फोर्स से। तो आपको जो मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल, उनका फोर्स आपको कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। एडेसिव फोर्स आपको कम मिलेगा, लेकिन जो कोहेसिव फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे एडेसिव फोर्स ज्यादा होता था, मैंने लंबा ड्रॉ किया, कोहेसिव फोर्स छोटा ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे एडेसिव फोर्स कम है तो मैं और छोटा ड्रॉ कर देता हूँ, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो मैंने उसका एरो लंबा कर दिया है, ठीक है। अभी ऐसा होने की वजह से क्या हो गया, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स वो आपस में चिपक के रहे, उनको सॉलिड से चिपकने का जरूरत है नहीं। इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी सॉलिड से चिपकता नहीं है, चिपकेगा कब, जब फोर्स ज्यादा हो, चिपक ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड और इस मर्क्यूरी के बीच का जो एडेसिव वाला फोर्स है वो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। लेकिन और दूसरी तरह से देखे जाए तो मर्क्यूरी का आपस में जो मॉलिक्यूल्स है खुद के, उन दोनों के बीच का फोर्स बहुत ही ज्यादा है, मतलब कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होता है, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स से कम होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आ गया आपका, तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका लिक्विड के अंदर। पहले रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आया, सॉलिड के अंदर। अभी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा अभी लिक्विड के अंदर। ये हो गया आपका नेट फोर्स। अभी जैसे ही ये नेट फोर्स आपका लिक्विड के अंदर आता है, फिर से वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओ कि ये लिक्विड सरफेस अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए खुद को ऐसा एडजस्ट करती है कि उसके सरफेस पे लगने वाला ये जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स कैसा हो जाए, वो सरफेस को परपेंडिकुलर। अब ये जो नेट फोर्स है इस सरफेस को परपेंडिकुलर कहाँ है, नहीं है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा। अब ये नेट फोर्स ऐसा है तो सरफेस में कैसा होने को होना, सरफेस में ऐसा होने का होना, तभी 90 डिग्री आएगा। तो ये मर्क्यूरी का सरफेस अपने आप को कैसा एडजस्ट करेगा, मर्क्यूरी का सरफेस अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर लेगा। ये थोड़ा ये कर देता हूं मैं, ऐसा एडजस्ट कर लेगा, और ये सरफेस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये सरफेस ऐसा हो गया और ये क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर। इसको और ठीक से ड्रॉ करता हूं मैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा, करेक्ट है। तो अभी ये सर इधर भी वैसा ही होगा, इधर भी वैसा ही होगा। तो ये अभी कौन सा मेनिस्कस बन गया, ये अभी आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन गया, इस तरह का, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, जब लिक्विड क्या करेगी, सॉलिड को बिल्कुल वेट नहीं करेगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि एडेसिव फोर्स अब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एडेसिव फोर्स कम हो गई दूसरी। और अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट ढूंढते हैं। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे ढूंढेंगे, पहली टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। कहां से ड्रॉ करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस फ्री सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और दूसरी टेंजेंट किसको,
सरफेस ऑफ द सॉलिड को, ये सॉलिड सरफेस को दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एंगल किसके मेजर करेंगे, उसके अंदर क्या आना चाहिए, जब एंगल मेजर करोगे तो उस एंगल में लिक्विड आना चाहिए। तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ऐसा मेजर करेंगे। ये जो थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको कैसा मिला, ऑब्ट्यूस मिला, ठीक है। ये 90 से बड़ा है, दिख रहा है आपको, ये वाला टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है। तो देखो जब लिक्विड सॉलिड को वेट करेगी तब आपका मेनिस्कस कॉन्केव बनेगा, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट मिलेगा। और जब आपके पास लिक्विड ऐसा है जो सॉलिड को वेट नहीं करता हो तब मेनिस्कस कैसा बनेगा, तब मेनिस्कस बनेगा कॉन्वेक्स, ठीक है। मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनेगा, एडहेसिव फोर्स कम होगा कोहेसिव फोर्स से, और एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको कैसा मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मिलने वाला है ऑब्ट्यूस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं 90 डिग्री के लिए कंडीशन और 0 डिग्री के लिए कंडीशन, ठीक है। चलो तो दोस्तों हमने एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट और ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए देखी है कंडीशन। अभी हम देखेंगे एक 90 डिग्री के लिए कंडीशन और एक 0 डिग्री के लिए, ठीक है। 90 डिग्री का कंडीशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, किसी किसी पेयर के लिए ही हमें क्या मिलता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मिलता है। और एक पेयर है उसमें प्योर सिल्वर, सॉलिड क्या होगा, प्योर सिल्वर, और वाटर होगा प्योर वाटर, ठीक है। जब भी कोई इम्प्यूरिटी वाटर में ऐड हो जाती है, आगे पढ़ेंगे, जब भी कोई लिक्विड में इम्प्यूरिटी ऐड हो जाती है तो इम्प्यूरिटी ऐड होने से एंगल ऑफ कांटेक्ट पे असर पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जो लिक्विड लेने वाले हैं वो कैसा है, एकदम प्योर वाटर। और सॉलिड कौन सा लेंगे, सॉलिड लेंगे प्योर सिल्वर। लिक्विड और सॉलिड में बिल्कुल भी हमें इम्प्यूरिटी नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, देखो पहली केस हम देखते हैं प्योर सिल्वर और प्योर वाटर। इनमें क्या होता है, ये जब कांटेक्ट में आते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसा पता चला है हमें कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जितना आपका फोर्स होगा एडहेसिव, किसने, सिल्वर मॉलिक्यूल्स ने इस वाटर मॉलिक्यूल पे जितना एडहेसिव फोर्स लगाया है, ठीक है, यहाँ के उतना ही कोहेसिव फोर्स लगाएंगे कौन, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स, किस पे, उस मॉलिक्यूल पे, ठीक है। ये है एडहेसिव फोर्स, ये है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है एकदम सेम। इसको नाम दे देता हूँ, ये है एपी और ये है, ये एडहेसिव है ना, हाँ ठीक है, इसको नाम देता हूँ एपी और इसको नाम देता हूँ एसी, ठीक है। जब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों फोर्सेस सेम होंगे। देखो फिर से, जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा आता था तब रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर आ जाता था, जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हो रहा था तो रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर मिल रहा था। अभी क्या है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल आएंगे तो रिजल्टेंट ना तो सॉलिड में होगा ना ही लिक्विड में होगा, रिजल्टेंट होगा इस तरीके का, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, ये है रिजल्टेंट फोर्स या फिर उसको बोलते हैं नेट फोर्स। तो अभी जो लिक्विड है, मतलब अभी ये जो प्योर वाटर है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ऐसा होता है कि फ्री सरफेस पे लगने वाला है जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स उस फ्री सरफेस को ही क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक से देखो, ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये सरफेस है, ये दोनों क्या है, ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो इस लिक्विड के फ्री सरफेस को कुछ भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत है नहीं। तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ द प्योर वाटर है, ये अपने में कुछ एडजस्टमेंट करेगा नहीं, सरफेस को ऐसा ही रखेगा। तो अभी क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में आने के बाद में हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बोलता है, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। दोनों टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ होगी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसी जाएगी, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करो सरफेस ऑफ द सॉलिड को, उन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करो, मेजर विद इन द लिक्विड। एंगल कैलकुलेट करोगे तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। तो बस ये जब कंडीशन होगी प्योर सिल्वर और प्योर वाटर का, जब एक दूसरे के बीच के कांटेक्ट में आएंगे हो, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। और
अभी ये जो है ये रेयर केस है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको क्या मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है, ये जो केस है वो बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन इस रेयर केस से आपको ना एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए भी यूज होगा बहुत ज्यादा। तो अभी देखो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये जो कोहेसिव फोर्स है ना, ये वाला, ये कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, इसके साथ में जो सॉलिड का सरफेस है उसके साथ में भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये लिक्विड का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ भी कितना एंगल बनाना चाहिए उसने 45 डिग्री। कंडीशन क्या है, जो एसी है, एसी वेक्टर मतलब ये जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स ने कितना एंगल बनाना चाहिए, मेक्स 45 डिग्री विथ एनी सरफेस। अभी एनी सरफेस मतलब क्या, आगे का लिखता नहीं हूं, ये एक सरफेस या फिर ये एक सरफेस, इन दोनों सरफेस के साथ में कितना एंगल होगा उसका 45 डिग्री एंगल होगा। ये हो जाती है उसकी मेन कंडीशन, ठीक है। और एक कंडीशन है कि ऐसा पॉसिबल होने के लिए जो आपका एपी वेक्टर है, मतलब ये जो एडहेसिव फोर्स है, ये एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC अपॉन रूट, AC अपॉन रूट 2। ये जो AC फोर्स है, मतलब ये जो वेक्टर है, जो कोहेसिव फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड को रूट 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा हो तब आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये जो केस है ना वो बहुत रेयर होता है, करेक्ट है। अभी हम देखते हैं जीरो की, ये कंडीशन अभी आपको मैं बता देगी, क्या बताएगी, ये कंडीशन अभी आपको बता देगी कि एक्यूट के लिए क्या होगा। ठीक से याद करो, एक्यूट में क्या होता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स किससे डिनोट करते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। तो एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा, एपी ग्रेटर देन एसी अपॉन रूट 2। और ऑब्ट्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज में जब ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, या फिर उल्टा बोलो एडहेसिव फोर्स कम होता है कोहेसिव से, मतलब एपी वेक्टर एसी से कम होगा। तो क्या लिखोगे, एपी इज लेस देन एसी अपॉन रूट 2। तो ये जो 90 डिग्री के लिए जो केस है वो केस हमें एक्यूट के लिए भी बता देती है और ऑब्ट्यूज के लिए भी बता देती है, ठीक है। ये जो केसेस है ये हमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, करेक्ट है। चलो अभी जीरो के लिए देखते हैं, ठीक है। जीरो कब आएगा, जब ग्लास के साथ में प्योर वाटर आएगा, इम्प्योरिटी वाला वाटर में प्योर वाटर। तो अभी देखो, आपको मालूम है वाटर वाटर मॉलिक्यूल का आपस में कुछ फोर्स नहीं होता, इसलिए वाटर फैलता है। फैलता क्यों है, क्योंकि वाटर का आपस का फोर्स जो है वो बहुत कम होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को आराम से छोड़ देता है कि तू देखो जिधर जाना है उधर जा। और वाटर और ग्लास के बीच का, पानी और ग्लास के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किसमें पढ़ा था हमने, एक्यूट में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ये जो एडहेसिव फोर्स है ये बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स है ना निग्लिजिबल होगा, छोटा सा होगा। कोहेसिव फोर्स क्या होगा, एकदम निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर वाटर की, ठीक है। तो ऐसा होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स की दिशा हो जाएगी ये वाली, ये क्या जाएगा आपका नेट फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटा सा है तो जो बहुत ज्यादा बड़ा जो फोर्स है उसी दिशा में क्या आएगा आपका नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स ऐसा है, वापस इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो ये सरफेस क्या करता है, फ्री सरफेस अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है ताकि ये नेट फोर्स क्या हो, ये नेट फोर्स उसको परपेंडिकुलर हो। ये तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आने के लिए क्या हो जाएगा, ये सरफेस खुद को कैसा एडजस्ट करेगा, इस तरह से एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये सरफेस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा जब होगा तब देखो क्या होगा, ये सरफेस ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये अभी आ गया इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आने के बाद हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हो गया नेट फोर्स का डायरेक्शन और ये हो गया फ्री सरफेस, ऐसा हो गया। इन दोनों का एंगल मेजर करो, हो गया 90 डिग्री। लिक्विड किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करो, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, किसको, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड,
इसको टेंजेंट ड्रॉ करी, वो नीचे आ गई, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करो किसको, सरफेस ऑफ द सॉलिड को, दूसरी टेंजेंट सरफेस ऑफ द सॉलिड को, वो भी उधर ही आ गई, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री किसके साथ पॉसिबल है, ग्लास और प्योर वाटर के साथ पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का प्रिंसिपल या फिर जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट पे कोई चीजें असर करती है क्या, तो जरूर करती है। अगर आप लिक्विड सॉलिड का पेयर चेंज कर दो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी ग्लास और प्योर वाटर का कांटेक्ट क्या है, 0 डिग्री, ग्लास वैसे ही रखो, ये हटा दो, प्योर वाटर की जगह पे केरोसिन लेके आओ, 0 डिग्री नहीं मिलेगा आपको, एक्यूट एंगल मिलेगा। मतलब क्या है, अगर आप ग्लास सॉलिड लिक्विड का पेयर चेंज कर देते हो तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए, किसी पर्टिकुलर सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ग्लास और केरोसिन का एंगल ऑफ कांटेक्ट आज आया 30 डिग्री एक्यूट, तो कल भी कितना आएगा, ग्लास और केरोसिन ही अगर जब लेंगे तो उनके लिए हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा, 30 डिग्री। इसका मतलब फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट, बट इफ वी चेंज द पेयर एंगल ऑफ कांटेक्ट विल चेंज। ठीक है, उसके बाद में जब आप इंप्यूरिटी ऐड कर देते हो, जब आप लिक्विड में इंप्यूरिटी ऐड कर देते हो, अभी प्योर वाटर लिया मैंने, ग्लास और प्योर वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट मिला 0, इंप्यूरिटी वाला वाटर ले लेंगे तो एंगल 0 डिग्री नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही इंप्यूरिटी ऐड हो जाती है लिक्विड में, उसका असर पड़ता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। और आगे है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर आप जो वाटर है उस वाटर को कोल्ड वाटर डाला है, कोल्ड वाटर को डालने के बजाय अगर आपने हॉट वाटर डाल दिया, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने लिक्विड का, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट। अब ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं और उसके बाद में ये वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अभी हमको मालूम है, कोई एक सॉलिड सरफेस ले लो, पैड ले लो, फिर से ग्लास का बना हुआ, उस पैड पे अलग अलग तरह के लिक्विड लो। स्टार्टिंग में मैंने लिया केरोसिन, केरोसिन की एक बूंद डाली, तो उसका कुछ तो फ्यूचर होगा, जब ये सॉलिड सरफेस पे वो आएगा तो उसका ड्रॉप बनेगा। ठीक है, ड्रॉप कैसा बनेगा, उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, वाटर डाल दिया, वाटर के ड्रॉप का एक ड्रॉप डाला सिर्फ, तो उसका शेप कैसा होगा। उसके बाद में मर्क्यूरी डाला, तो अलग अलग लिक्विड के लिए जब वो सरफेस पे आएंगे तो उन अलग अलग लिक्विड के ड्रॉप का शेप कैसा होगा, या फिर ड्रॉप बनेगा भी या नहीं बनेगा, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। तो ठीक है, तो जब भी कोई लिक्विड के छोटी छोटी बूंद हम किसी सॉलिड सरफेस पे डालते हैं, तो उनका जो ड्रॉप अगर फॉर्म होना है तो होगा, तो ड्रॉप जब फॉर्म होगा तो उसका शेप कैसा रहेगा। तो जो शेप होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, वो होता है सरफेस टेंशन, चैप्टर ही वही है। ठीक है, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, एक इस पे बेस्ड करता है। और अभी अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे भी क्या होता है, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड करता है। ठीक है, तो व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड इज ड्रॉप्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस, its shape on the solid surface will depend on 2 things. First is surface tension between liquid and solid, और दूसरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो चलिए मान लो वाटर को हमने पढ़ा है, ठीक है, ये ग्लास है समझ लो। ठीक है, ये ग्लास है, इस पे जब हम वाटर डालते हैं, वाटर की एक छोटी सी बूंद डालते हैं हाथ से, तो उसकी बूंद ऐसे बन जाती है, वाटर की बूंद ऐसे बनती है। ठीक है, ये है वाटर की बूंद। ठीक है, तो ये जब वाटर की बूंद इस सॉलिड सरफेस पे आएगी, तो अभी देखो 3 सरफेसेस एक साथ खेल रहे, ये सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में है, और ऊपर देखो लिक्विड गैस कांटेक्ट में है, लिक्विड और एयर कांटेक्ट में है, और यहाँ पे देखो 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है, और इधर क्या है, एयर है। मतलब एट ए टाइम 3 अलग अलग इंटरफेसेस यहाँ पे खेल रहे हैं। तो एट ए टाइम 3 इंटरफेसेस है, 3 सरफेसेस है, एक एयर सरफेस, एक सॉलिड सरफेस, एक लिक्विड सरफेस। तो कितने फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन,
अभी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कब लगता है, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस आएंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। वो कौन से होंगे, देखो पहला होगा T1 जो होगा जब सॉलिड लिक्विड जब कांटेक्ट में रहेंगे, उसको T1 मान लो। T2 जब सॉलिड और एयर कांटेक्ट में रहेंगे तब मान लो, और T3 जब बचे कौन, लिक्विड और एयर कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। और सरफेस टेंशन की जो फोर्स होती है उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये तो मालूम है आपको, सरफेस टेंशन के पहले ही लेक्चर में बताया था, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। और लाइन पढ़ी थी हमने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो सरफेस को क्या होती है, टेंजेंट होती है क्या, फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू सरफेस टेंशन वाला। तो चलो मान लेते हैं ये T1 है, यहाँ पे कौन कौन है, लिक्विड और सॉलिड के बीच का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या है, T1। दोनों सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सॉलिड को भी लिक्विड को भी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो लेंगे, कौन सा, एक एयर लेंगे और एक सॉलिड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे तीन सरफेसेस है, लेकिन उसमें से दो सरफेस का लेते हैं T2, ठीक है। और T2 क्या है, सॉलिड और एयर के बीच का, ठीक है। अभी इसी पॉइंट पे अभी ये लिक्विड सरफेस है और ऊपर एयर है, तो एयर सरफेस और लिक्विड सरफेस इनके बीच का जो सरफेस टेंशन है उसको डिनोट करेंगे हम T3 से, ठीक है। और वो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कैसे होगी, दोनों सरफेसेस को टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया T3, ठीक है। ऐसी डायरेक्शंस क्यों बना रहे हैं, T1 T2 T3, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो होता है टेंजेंशियल टू द सरफेसेस। और ये तीन सरफेसेस है, ये तीनों फोर्सेस जब आप ड्रा करोगे, ये तीनों फोर्सेस कैसे होनी चाहिए, तीनों फोर्सेस टेंजेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। इसको ठीक से देखो, ये इसको मान लेते हैं थीटा, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। कैसे, देखो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई सरफेस ऑफ द सॉलिड, करेक्ट है। और एंगल कहाँ पे मेजर किया, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, ये दोनों टेंजेंट के बीच में लिक्विड आ गया, ठीक है। तो ये थीटा को अपने आप हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे, ठीक है। तो ये T3 देखो ऐसा स्लैंट है, इस स्लैंट वाला फोर्स अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T3 cos थीटा, ये हो जाएगा T3 sin थीटा। अगर ड्रॉप को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब स्टेडी रहना है, तो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्रॉप शुड बी 0। तो नेट फोर्स 0 कैसे होगा, तो देखो ऊपर का तो जाने दो, इधर उधर नहीं जाने को ना, ये जो T3 sin थीटा है उसको mg बैलेंस कर लेगा, वो मरने दो, ठीक है। बचा देखो ये T1 ये प्लस T3 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन इधर है, इज इक्वल टू T2, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस, ये इधर वाले फोर्सेस टोटल, ये इधर वाले फोर्सेस टोटल, ठीक है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T3 cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T3। अभी ये जो थीटा है मतलब क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस cos को उधर भेज देंगे, cos इनवर्स करेंगे, ठीक है। वो नहीं करते हैं, केस लिखते हैं पहला, अगर क्या होगा T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, T2 ग्रेटर देन T1 मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा हुआ, और क्या हुआ, जो न्यूमरेटर है T2 माइनस T1 जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ये कंडीशन दोनों, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें cos थीटा कैसे मिलेगा, cos थीटा पॉजिटिव भी मिलेगा, और डिनोमिनेटर देखो T2 माइनस T1, T2 अगर T1 से बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव मिलेगा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो पॉजिटिव एंड क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, थीटा हमें क्या मिलेगा, थीटा हमें मिलेगा एक्यूट मिलेगा, ठीक है। तो ये जब कब सेटिस्फाई होगा, केरोसिन के लिए, वाटर के लिए हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट मिलेगा, तब क्या होता है, ये सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं, क्या लेंगे, T2 इज इक्वल टू या फिर T2 माइनस T1
इज इक्वल टू T3 लेते हैं, ठीक है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 लेते हैं, और दूसरा T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है, T2 T1 से बड़ा है, तो सबट्रैक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आया और उसके नीचे हमने डिनोमिनेटर डाल दिया, ठीक है, न्यूमरेटर की अगर तुमने सॉल्वेशन किया और उसका वैल्यू तुम्हें कितना तक मिला, T3 तक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे, cos थीटा क्या मिलेगा तुमको, cos थीटा 1 मिलेगा, cos थीटा 1 कब मिलता है, जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, मतलब आप जो ये सोर्सेस सॉल्व कर रहे हो उससे भी आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट मिलेगा तब आपका लिक्विड ड्रॉप का शेप ऐसा होगा, ठीक है। आगे की केस है, अगर T1 बड़ा हो गया T2 से, T1 बड़ा हो गया T2 से, ठीक है, तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, माइनस, तो अभी T1 ग्रेटर देन T2 है, तो मैं करता हूँ T1 माइनस T2 करता हूँ, और T1 माइनस T2 क्या हो गया, लेस देन T3। अभी इस कंडीशन को ठीक से समझो, T2 T1 से छोटा है, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस T1 माइनस T2 भी लिख सकता हूँ मैं अपॉन T3, इसी को T2 माइनस T1 अपॉन T3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल लो, ये ब्रैकेट का उल्टा कर दो, अगर T1 माइनस T2 T3 से छोटा है तो आंसर क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, और cos थीटा माइनस कब आता है, जब किस में मिलेगा हमें, सेकंड क्वार्टर में, इधर थर्ड क्वार्टर का कुछ संबंध नहीं है, इधर पूरा सॉलिड है, इधर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है, cos थीटा माइनस कब मिलता है, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा तो एंगल क्या मिलेगा हमें, ऑब्ट्यूस मिलेगा, तो थीटा क्या मिलेगा हमें, ऑब्ट्यूस, और ऑब्ट्यूस एंगल किसके लिए मिलता है, ऑब्ट्यूस एंगल हमें मिलता है मर्क्यूरी के लिए, कैसे, जब मर्क्यूरी आप ड्रॉप करते हो, जब मर्क्यूरी आप सॉलिड सरफेस पे ड्रॉप करते हो तो मर्क्यूरी ऐसा बनता है, मर्क्यूरी का जो ड्रॉप बनता है वो ऐसा बनेगा, मतलब मर्क्यूरी का बहुत ही छोटा सा पॉइंट जो है ना वो सॉलिड पे टिका रहेगा, क्योंकि एडिटिव फोर्स कम होता है, ठीक है। अभी इसका ये है मर्क्यूरी का ड्रॉप, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालो, क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को टेंजेंट ड्रॉ करो, और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करो सरफेस ऑफ द सॉलिड को, और एंगल मेजर करो, कैसे, लिक्विड अंदर आना चाहिए, तो ये लिक्विड अंदर आया, एंगल मेजर करो, क्या बना एंगल, ऑब्ट्यूस बना, तो मर्क्यूरी के लिए एंगल क्या बनता है, ऑब्ट्यूस, तो मर्क्यूरी के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। फोर्थ कंडीशन इधर लिखता हूं मैं, फोर्थ कंडीशन ऐसी है, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, एंड T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, देखो T2 ग्रेटर देन T1 है तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर पॉजिटिव आया, और न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, मान लो न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कभी भी cos थीटा का वैल्यू आपको 1 पॉइंट वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मतलब क्या है, ये जो लास्ट वाली कंडीशन है वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है cos थीटा के लिए, मतलब तब क्या होगा, तब ड्रॉप फॉर्म ही नहीं होगा, द ड्रॉप विल नॉट फॉर्म, ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, लिक्विड सॉलिड के सरफेस पे आते ही क्या हो जाएगा, स्प्रेड होने लग जाएगा, बिल्कुल ड्रॉप फॉर्म करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब लिक्विड सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तीसरा सरफेस अपने आप आ जाता है एयर, उन सरफेस टेंशन की वजह से, और उनका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होगा तब ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है उस पे सरफेस टेंशन असर करता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी असर करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।